हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल मोशन और उस प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस किया हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन डिस्कस किया था कि हमने किसी हाइट पे, टावर की हाइट से किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका, तो जब हमने इसे ऐसे फेंका तो ये दोनों एक्सिस पर मूव करने लगी। मींस ये हॉरिजॉन्टली आगे भी बढ़ने लगी और वर्टिकली डाउनवर्ड भी जाने लगी। कल हमने इसको 2 डायमेंशनल मोशन में कहते हुए ये डिस्कस किया था कि यहाँ से मैंने कोई बॉडी को प्रोजेक्ट किया और ये डाउनवर्ड इस तरह से आया। इसको हमने नाम दिया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, जिसमें 2 डायमेंशनल मोशन हुआ, एक हॉरिजॉन्टल मोशन हुआ, दूसरा वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन हुआ। तो आज इसी क्रम में सेकेंड चीज़ को हम पढ़ेंगे जिसको हम नाम देते हैं, जिसको हम कहते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। तो आज प्रोजेक्टाइल का सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन या एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अब एंगुलर प्रोजेक्टाइल कैसा होता है? मीन्स इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से यानी ग्राउंड से ऊपर की ओर एंगल पर प्रोजेक्ट किया। कैसे प्रोजेक्ट किया? मान लीजिए ये है ग्राउंड लेवल अर्थ का, और इस ग्राउंड लेवल पर मैंने कोई थीटा एंगल बनाते हुए बॉडी को प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में। जब थीटा एंगल बनाते हुए मैं इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करता हूँ तो बॉडी पहले क्या जाती है, अब वर्टिकली अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल दोनों मोशन तय करती हुई अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ के कारण ये वापस नीचे आएगी और फाइनली वापस ग्राउंड लेवल पर। दिस इज कॉल्ड एंगुलर प्रोजेक्शन। हमने किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से, ग्राउंड से थीटा एंगल बनाते हुए u वेलोसिटी के साथ यानी इनिशियल वेलोसिटी देते हुए ऊपर प्रोजेक्ट किया। यहाँ पर ही अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुँची। मैक्सिमम हाइट के दौरान उसके बाद इसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ उसके वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया और फिर ये वापस नीचे आने लगी। ये कहलाता है एंगुलर प्रोजेक्शन। Angular projection means whenever a body is projected at some angle from the horizontal. A body is projected at angle theta with horizontal ये कहलाता है एंगुलर प्रोजेक्शन। अब इसमें कैसे होगा देखते हैं। लेट अस कंसीडर इनिशियल वेलोसिटी जो हमने दिया वो क्या थी, u। द प्रोजेक्शन वेलोसिटी दिस इज u और एंगल है थीटा। तो क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, कैसा मोशन कर रहा है? 2 डायमेंशनल। कैसे कि जब मैंने इस बॉडी को फेंका ऊपर की तरफ किसी एंगल पर, थीटा एंगल बनाते हुए, तो मैं क्या देखता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टली आगे भी बढ़ रहा है और ये ऊपर भी जा रहा है। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। इसका मतलब जो वेलोसिटी मैंने इसे प्रोवाइड की थी, इसके 2 कंपोनेंट्स हो गए। एक कंपोनेंट हो गया ux ये वाला, और दूसरा कंपोनेंट हो गया ये वाला uy। मीन्स एक डिस्टेंस वो चलता है x एक्सिस पर, दूसरी डिस्टेंस वो चलता है y एक्सिस पर। तो यहाँ पर भी जो हम लोगों ने कहा था प्रोजेक्टाइल में, that horizontal component is always constant. The horizontal component of velocity is always constant.
मीन्स जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू एक्स ये हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होगी। मैं क्या कहूँगा, ए एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम कांस्टेंट रहेगा। अब मैं इसको आप देख सकते हैं थीटा एंगल बना रहा है, तो यू एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा, जैसा हमने वेक्टर में पढ़ा है, और यू वाई कितना होगा, यू वाई इज यू साइन थीटा। इसका मतलब यहाँ पर भी यू एक्स कॉस थीटा होगा, यू कॉस थीटा, यहाँ पर भी ये यू कॉस थीटा होगा, यहाँ पर भी ये यू कॉस थीटा होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह सेम होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का वी साइन यू साइन थीटा, ये यहाँ पर तो है यू साइन थीटा, पर यहाँ इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, यहाँ कुछ और हो जाएगी, और यहाँ तो हो गई ज़ीरो, क्योंकि अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गया। इसके बाद ये डाउनवर्ड है तो यहाँ पर कुछ और होगी और फिर कुछ और। तो जो वर्टिकल मोशन है दैट इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड हॉरिजॉन्टल मोशन इज ऑलवेज यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं वर्टिकल मोशन इज motion is non-uniform under the action of gravity। तो अब आज के इस लेक्चर में हम लोग दो टोटल डिस्कस करेंगे सभी चीज़ें जो एंगुलर एक्सेलरेशन की हैं। सबसे पहले जैसे हमने हॉरिजॉन्टल में डिस्कस किया कि इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होता है, तो आज सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए हम लोग दोनों कंपोनेंट्स लेके चलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल मोशन का बेटा और दूसरा वर्टिकल मोशन का। तो लेट अस सपोज दैट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ए बॉडी कवर्स x डिस्टेंस इन टाइम t। सो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या कह सकते हैं ऑन एक्स एक्सिस, मैं एक्सिस का फॉर्म ले लेता हूँ, ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पर क्या होगा, वेलोसिटी वी एक्स इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम कह सकते हैं कि वी एक्स यू एक्स कितना होगा, सॉरी यू एक्स हो जाएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वी कैन राइट इट एज टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू एक्स। यू एक्स की वैल्यू क्या थी, अभी बात करी थी हमने, यू एक्स कैन बी रिटन एज यू कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा टी इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब जब हम यहाँ देखते हैं t इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ ऑन y एक्सिस, अगर y एक्सिस की बात होगी तो क्या होगा, देखिए y एक्सिस पर यू वाई, इसकी वैल्यू है यू साइन थीटा, ए वाई यानी एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन में, तो बॉडी मैंने प्रोजेक्ट की किधर, ऊपर की तरफ एंगल बनाते हुए, फोर्स उसकी वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, इसका मतलब इस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटी जी, और मैंने फेंका ऊपर है, थ्रो ऊपर किया है, इसलिए हम इसको लिखेंगे माइनस जी। तो यू वाई हो गया यू साइन थीटा, ए वाई हो गया माइनस जी, देन वाई इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ, सॉरी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर।
वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ, प्लस नहीं रहेगा क्योंकि माइनस जी लिखना है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 से t की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ पर। नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 इन 2, तो क्या होता है बेटा, ये देखिए कि इसमें होगा नाउ y becomes u sin थीटा, t की जगह क्या लिखेंगे x अपॉन u cos थीटा, तो t की जगह हमने लिखा x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g, t की जगह लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, u से u कैंसिल हो गया, ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, तो हो गया x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, अब बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर y की पावर क्या है 1, जबकि x की पावर क्या है 2। सिमिलर हो गया जैसे हमने पहले पढ़ा कि अगर x या y में से किसी एक की पावर दूसरे से डबल हो, जैसे यहाँ वाई स्क्वायर और सॉरी यहाँ है एक्स स्क्वायर और दूसरी चीज़ है y, कहीं हो सकता है वाई स्क्वायर हो दूसरा एक्सेस x हो, तो इस कंडीशन में ये सेटिस्फाई कर रहा है आपके एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay को, और ये क्या है इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। तो प्रोजेक्टाइल यहाँ भी ये पता चल रहा है कैसा ट्रेजेक्ट्री बना रहा है पैराबोला, तो इक्वेशन ऑफ पाथ यहाँ पैराबोलिक शो कर रही है पाथ को, एंड दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आई राइट दिस एज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या आती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे प्रोजेक्टाइल में ही, टाइम ऑफ फ्लाइट। पॉज करके बेटा इसको नोट कर लेना। इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट अब हम डिस्कस करते हैं, और टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है टोटल टाइम टेकन कितना ड्यूरिंग द फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम कह सकते हैं टोटल टाइम इन मोशन, पूरे मोशन में जितना टाइम लग रहा है वो कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने अगर ध्यान से देखें हम क्या हो रहा है यहाँ पर, तो दोबारा एक बार डायग्राम में देखिए, पहले कोई भी प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम पोजीशन पे पहुँचता है और फिर उसके बाद डाउनवर्ड आता है। लेट्स सपोज दिस इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय दिस प्रोजेक्टाइल एंड द वेलोसिटी इज u, एंगल इज थीटा, और मैं ये मानता हूँ कि ये अपनी यहाँ से लेकर मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम लेता है स्मॉल t। द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच अप टू इट्स मैक्सिमम हाइट इज स्मॉल t, तो वापस आने में भी कितना टाइम लगेगा उसे t। देन द ग्राउंड टोटल टाइम इज t प्लस t 2t, तो लेट द टाइम taken by projectile to reach its maximum height is small t। जितना टाइम उसे पहुंचने में लगा उतना ही आने में लगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया। सो द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल्स टू t प्लस t, दैट इज इक्वल्स टू 2t। अब देखिए बेटा यहाँ क्या हो रहा है,
हमने देखा था कि ये है u को है ux और ux की वैल्यू है u cos थीटा, ये है uy और uy की वैल्यू है u sin थीटा। अब जो y कंपोनेंट है वो यहाँ पर तो है u sin थीटा, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हुआ, x कंपोनेंट तो आपका हमेशा u cos थीटा है, लेकिन y कंपोनेंट यहाँ पे कितना हो गया, 0, क्योंकि ये तो इसकी मैक्सिमम हाइट है ना, मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के बाद वो ऊपर जाएगा ही नहीं, और जब वो ऊपर नहीं जा रहा इसका मतलब वहाँ पहुँचकर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो कोई भी प्रोजेक्टाइल, कोई भी बॉडी जब अपनी मैक्सिमम हाइट पर होती है तो उस पर ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स 0 हो जाता है, उसको ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसके ऊपर की तरफ कोई मोशन नहीं होता है। तो यहाँ पर आके क्या हुआ, अगर मैं कहूँ यहाँ पर वी वाई फाइनल वेलोसिटी हो गई वर्टिकल डायरेक्शन में 0, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी है यू वाई, एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ कितना, g, तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। सो हियर uy is equals to u sin theta, vy equals to 0, ay equals to minus g, and t is the time. By using first equation of motion, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन मोशन की, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, vy इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए टी, और t कौन सा होगा बेटा, स्मॉल, क्योंकि हाफ मोशन की बात हो रही है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vy इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। vy है 0, uy है u साइन थीटा माइनस g इंटू टी, इम्प्लाइज दैट t कितना आ गया, u साइन थीटा अपॉन g, और टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, अभी आप लोगों ने देखा कितना होता है, कैपिटल T इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल t, तो t की वैल्यू कितनी हो गई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2u साइन थीटा अपॉन g। सो दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड व्हाट, टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग द मोशन, पूरे मोशन के दौरान कितना समय लगा, कितना टाइम लगा, कितने टाइम वो बॉडी हवा में रही, हमने जहाँ से फेंकी और जहाँ पर वह जाके गिरी उस दौरान उसको टोटल टाइम कितना लगा, इस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इस टाइम के दौरान बॉडी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, कहाँ से, अपने इनिशियल पॉइंट से अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने मूव किया, इसे हम कहते हैं रेंज। तो अगला टॉपिक जो हम अब कैलकुलेट करेंगे दैट इज कॉल्ड रेंज। एंड व्हाट इज रेंज, range is the maximum horizontal distance covered by a projectile during its motion, maximum horizontal distance covered by projectile। तो है अगला रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by a body या projectile। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस कहलाती है उसकी रेंज। और देखो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगता है t, कैपिटल T, जिसकी वैल्यू अभी हम कैलकुलेट करके निकले, और कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आती है 2u साइन थीटा अपॉन g। और मैंने पहले भी कहा कि ये मोशन जो होता है हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा होता है,
यूनिफॉर्म, यानी ये ux क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, और कांस्टेंट स्पीड है तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ से बड़े सिंपली आप निकाल सकते हैं ux की वैल्यू क्या है, u cos थीटा, टाइम पीरियड आपका जो आया उसकी वैल्यू रख दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सेम चीज़ हम यहाँ फुल्ली करके दिखाता हूँ मैं कि रेंज निकालने के लिए क्या कहेंगे, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ux कितना है, u cos थीटा, टाइम पीरियड कितना है जो अभी निकाला 2u sin थीटा अपॉन g, रेंज कितना हो जाएगा, रेंज इज ux इंटू टी, दिस इज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन g, u और u की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये होगा रेंज, रेंज को हम डिनोट करते हैं r से u स्क्वायर। नेक्स्ट आएगा 2 sin थीटा cos थीटा, कुछ फॉर्मूला याद आया इसे देख के, इसका फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, 2 sin थीटा cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा हो जाएगा, ये आएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। तो रेंज के लिए आपके पास फॉर्मूला आ गया यहाँ पर कि रेंज क्या है, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। द फॉर्मूला ऑफ रेंज इज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। तो बाय दिस वे यू कैन इजीली कैलकुलेट द रेंज। अब हम इसको आगे देखते हैं कि रेंज के लिए क्या कह सकते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर मैं टर्म ले रहा हूँ कि मैक्सिमम रेंज कब होगी। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों को हम कहें कि भाई इसमें ताकत नहीं है, तो ये बिना ताकत के कितनी दूरी तक किसी ऑब्जेक्ट को फेंक पाए, इसको थ्रो कर पाए, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि फिज़िक्स की नॉलेज होना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? देखिए आपके सामने है कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, रेंज मैक्सिमम, उसके लिए हम बात करेंगे u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी की मैक्सिमम वैल्यू कब है। तो अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने खूब जोर लगा के फेंका, खूब ताकत लगा के फेंकता है, उसके बाद भी उसकी वेलोसिटी फिक्स है भाई, वो u से ज़्यादा नहीं फेंक सकता, उसकी वेलोसिटी फिक्स हो गई कि u से ज़्यादा तो उसको कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसका मतलब u तो फिक्स हो गया, g पहले से कांस्टेंट है, तो वेरी क्या कर रहा है, वेरी तो कर रहा है केवल और केवल sin 2 थीटा। अब मैक्सिमम रेंज के लिए हम साइन की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, तो फॉर मैक्सिमम रेंज sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1। और 1 कब होती है बेटा वैल्यू साइन में? साइन में वैल्यू 1 होती है जब 2 थीटा इक्वल्स हो जाए 90 के। 2 थीटा इज 90 implies that थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के ऊपर फेंकता हूँ तो उसकी रेंज मैक्सिमम होगी। क्या होगी? मैक्सिमम। कब होगी? जब उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो। तो जो आदमी फेंक रहा हो ना, तो उसको थोड़ी फिजिक्स आती होगी, तो वो क्या करेगा, वो 45 डिग्री के एंगल पे फेंकने की कोशिश करेगा। उसका प्रोजेक्शन ना ऐसे होगा ना उसका प्रोजेक्शन ऐसे होगा, उसका बीच में होगा 45। तो 45 डिग्री इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या कह सकते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द मैक्सिमम रेंज। एक चीज़ और देखते हैं कि रेंज क्या होगी अगर एंगल थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो। आज इस टॉपिक को लेके चलते हैं और फिर आज यही तक करेंगे कि हम रेंज मैक्सिमम कब होगी। ये तो हमने देखा 45 पर, लेकिन क्या इफ़ेक्ट होगा अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री पर फेंकूं, प्रोजेक्ट करूं, और 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट करूं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बॉडी को लिया, 30 पर प्रोजेक्ट किया,
या थीटा पर, और दूसरा जो प्रोजेक्ट किया वो किया 90 माइनस थीटा पर, यानी ये भी थीटा है। तो ये कंप्लीट कितना आ गया, ये आ गया 90 माइनस थीटा। तो ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड u एट टू एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो रेंज क्या होगी, क्या उसकी रेंज इक्वल होगी, क्या उसकी रेंज डिफरेंट होगी, ये चीज़ हम देखते हैं। तो रेंज एट एंगल थीटा, तो कितना होगा, R1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा एंगल क्या लिया मैंने, 90 माइनस थीटा। तो रेंज R2 एट एंगल 90 माइनस थीटा, यहाँ पर क्या होगा बेटा, R2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या लिख दिया, 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अब साइन 290 माइनस थीटा है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। जब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, तो क्या होगा बेटा, यहाँ देखिए फिर से, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये क्या लिखा जा सकता है, R2 इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक चीज़ देख रहे हो, R1 की भी वैल्यू यही है और R2 की भी वैल्यू यही है। दैट मीन्स R1 इक्वल्स टू R2। यहाँ से क्लियर होता है कि रेंज इज सेम एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन R1 एंड R2। अगर हमारे पास दो एंगल हैं प्रोजेक्शन के, एक है R1 थीटा 1, दूसरा है थीटा 2, तो दोनों की रेंज सेम होगी। नोट कर लीजिए, द रेंज इज सेम, the range is same at angle of projection theta and 90 minus theta. Similarly हम क्या कह सकते हैं, range also same at angle 45 plus theta and 45 minus theta. इसी में सेकेंड पॉइंट भी लिख सकता हूँ, range is same at angle 45 plus theta and 45 minus theta। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है बेटा, कि अगर हमने किसी जगह थीटा 30 डिग्री से प्रोजेक्ट किया, दूसरी जगह थीटा 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया, दोनों ही केसेस में रेंज कैसी होगी, सेम। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री है या 75 डिग्री है, रेंज कैसी होगी, सेम। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, रेंज कैसी होगी, सेम। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 25, 55 है, तो रेंज कैसी होगी, सेम। मीन्स हर जगह पर, वहाँ पर जहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, रेंज सेम होगी। वहाँ पर जहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 प्लस थीटा या 45 माइनस थीटा होगा, तो भी रेंज सेम होगी। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की एंगल ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, रेंज क्या होता है, और रेंज मैक्सिमम कब होगा, रेंज इक्वल कब होगा, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करी। तो आज इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा 2-3 टाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, और एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछा भी जाता है। मैं हिंट भी दे दिया, पूछा भी जाता है। तो कोशिश कीजिएगा इसे एक बार घर पे रेफ कॉपी में अपनी में डिराइव करो कंप्लीट को।
थोरो 2-3 बार लिख के देखिए, 2-3 टाइम्स जब आप करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होती है फिर भी डिस्कस करना। ओके, ऑल द बेस्ट।